सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर हमारे HTML में जो बेसिक टैग्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। Audio Jungle. तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिखा था। यहाँ पर हमने हमारा जो बेसिक टेम्पलेट है वो बनाया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे बेसिक टैग्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारे हेलो वर्ल्ड से ही। तो यहाँ पर अगर अभी के लिए मैं अपने पेज को लाइव ले जाकर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको भी कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे एचटीएमएल पेज पर अभी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे बेसिक टेक्स्ट को ऐड करेंगे और उनका जो इफेक्ट है वो हमारे पेज पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हेडिंग टैग की। तो हेडिंग टैग क्या होता है? तो जब भी हमें किसी भी टाइप की हेडिंग वगैरह हमारे एचटीएमएल पेज पर लगानी होती है, यानी कि हमारे वेब पेज पर लगानी होती है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर हमारे हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हेडिंग भी बहुत सारे टाइप की होती है। लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर एच प्रेस करूंगा तो यहाँ पर वीएस कोड में बहुत सारे हमें एब्रिविएशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं H1 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर हमारे जो H1 टैग है यानी कि हमारी जो हेडिंग 1 है वो यहाँ पर आ जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर हमारी हेडिंग 1 आ चुकी है और यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर H1 तो ठीक है, H2 H3 H5 तक दिखा रहा था, तो इन सब का क्या मतलब है? तो उनका भी मतलब आपको दिखाता हूँ। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूंगा H2 टैग और लेटेस्ट से यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड को लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, हेलो वर्ल्ड को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और जितने भी H3 H4 जितने भी टैग हैं उन सभी को यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा H4, टैब प्रेस करूंगा, यहाँ पर से पेस्ट कर दूंगा और देखो कितनी आसानी से मेरा काम हो रहा है। मैं जस्ट यहाँ पर टैब प्रेस करते जा रहा हूँ और मेरा जो एमिट है वो मेरे लिए सारा का सारा कोड लिख रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पर अभी के लिए अगर नोटपैड या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करता तो ऐसे केस में यहाँ पर हमें जो हमारा पूरा का पूरा कोड होता वो लिखना पड़ता। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने इन सभी को लिख दिया है। अब अगर मैं पेज को विजिट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इनका जो साइज है वो अपने हिसाब से कम होता जा रहा है। वो कम क्यों हो रहा है? यहाँ पर हमने H1 H2 H3 H4 H5 H6 का यूज किया है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हेडिंग के नंबर बढ़ने के हिसाब से जो उनका साइज है वो कम होता जाता है। अब यहाँ पर हमारे सिर्फ टेक्स्ट का साइज ही कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी कम होता जा रहा है। अब इससे क्या मतलब है? तो देखो अगर आप चाहो तो आपके किसी भी टेक्स्ट का साइज आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। डजंट मैटर वो H1 है या H6 है, लेकिन आपको हमेशा आपकी जो H1 हेडिंग है उसे आपको हमेशा आपकी वेबसाइट के सर्च के नाम से रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इंस्टाग्राम को ही ले लूँ तो वहां पर अगर H1 टैग में अगर वो इंस्टाग्राम के अलावा कोई और कीवर्ड रख देता तो इंस्टाग्राम के बेस पर instagram.com सर्च ही नहीं होता। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई आप इस टाइप से कभी भी मत करना कि आप यहाँ पर आपके टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से आपकी हेडिंग को असाइन कर दो। क्योंकि अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपके सीएसएस की हेल्प से आपके H6 को भी आप H1 से बड़ा कर सकते हो। लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर आऊँ H6 में तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा स्टाइल और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेटेस्ट से फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू लेटेस्ट से मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। तो यहाँ पर हमारा जो H6 है वो हमारे H1 से बड़ा हो जाएगा। देख सकते हो H6 H1 से बड़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसका ज़्यादा है? इस H1 का ज़्यादा है, इस H6 का ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये H6 है और ये H1 है। तो इसलिए आपको हमेशा आपके टाइटल को H1 में ही लिखना है, H6 में नहीं लिखना है। कभी भी आपको आपके टेक्स्ट का यूज़ आपके सीएसएस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके इम्पोर्टेंस के हिसाब से करना है। अब इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे जो दूसरे टैग्स होते हैं उनकी, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग भी होता है जहाँ पर हम अपने हिसाब से जो पैराग्राफ्स है उन्हें लिखते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं पी लिखूंगा और टैब प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग आ जाएगा। अब यहाँ पर मन चाहा कोई सा भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँ लेटेस्ट से दिस इज पैराग्राफ वगैरह, तो वो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा करने गया तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो वीएस कोड हमें एक और फीचर प्रोवाइड करता है लोरेम का। अब लोरेम क्या करता है? तो यहाँ पर हमें जहाँ पर भी रैंडमली कोई सा पैराग्राफ चाहिए हो कि भाई यहाँ पर हम देख लें कि भाई यहाँ पर हमारे पेज में जो एक रैंडमली टेक्स्ट है वो अगर आ जाता है कैसा दिखता, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जस्ट लिखना होता है लॉरेम और टैब प्रेस कर देना होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर कुछ रैंडमली वर्ड्स आ जाते हैं जिनका मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। जस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि भाई यहाँ पर हमारी वेबसाइट में अगर कोई टेक्स्ट होता तो वो कैसा दिखता। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आप लेंथ भी डिसाइड कर सकते हो। लेटेस्ट से अगर मैं लिखूँ लॉरेम और लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100, तो यहाँ पर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं अपने वीएस कोड को थोड़ा ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में आ रहा है और मैं यहाँ पर इस टाइप से बार बार इंटर प्रेस करके भी लिखना नहीं चाहता।
तो इसके लिए भी यहाँ पर वीएस कोड में फीचर होता है, उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना होता है, कमांड प्लेयर पे जाना होता है और यहाँ पर आपको टॉगल वर्ड रैप को सिलेक्ट कर लेना होता है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आप जितने भी कैरेक्टर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो इस टाइप से पैराग्राफ के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और इनका इफेक्ट आपके इस कोड पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, कि हमारा पैराग्राफ बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। अब आप यहाँ पर बोलोगे भाई वो सब ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर इस सेंटेंस कवर होने के बाद में यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारी न्यू लाइन से स्टार्ट हो। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या? ट्राई करके देखते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं इंटर को ऐड कर देता हूँ, तो क्या यहाँ पर स्पेसेस आ जाएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पर जब भी हमें कभी HTML में कभी भी यहाँ पर हमारे सेंटेंस को ब्रेक करना होता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक BR टैग लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस ब्रेक हो जाता है। देख सकते हो हमारा जो पैराग्राफ है वो ब्रेक हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। एक बात और, यहाँ पर अगर आप चाहो तो BR टैग को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो और इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। आप चाहो तो यहाँ पर बाद में भी इसका यूज कर सकते हो। लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने BR टैग लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी स्पेसिंग आ चुकी है। अब जनरली हमें कभी ऊपर नीचे से स्पेसिंग चाहिए होती है तो हम इसका यूज नहीं करते हैं। जनरली हम यहाँ पर मार्जिन और पेडिंग का यूज करते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पर एक BR टैग होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई इस टाइप से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको डबल स्पेसिंग चाहिए तो आप 2 बार यहाँ पर BR टैग का यूज कर सकते हो। देख सकते हो मैंने 2 बार BR टैग का यूज कर लिया है। 10 बार करना हो 10 बार कर लो, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि भाई आपको आपका जो पेज है वो कैसा देखना है। मैंने 4 बार BR टैग लगा दिया, 4 बार यहाँ पर स्पेसिंग आ चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे HTML में अदर इम्पोर्टेंट टैग्स की। तो यहाँ पर हम बात करें अगर हमारे नेक्स्ट टैग की, तो वो है हमारा एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या काम में आता है, तो आप जब भी किसी एक वेबसाइट को विजिट करते हो गूगल वगैरह पर, तो वहां पर आपको हाइपर लिंक्स मिल जाती हैं। हाइपर लिंक्स बोले तो ब्लू ब्लू कलर का एक टेक्स्ट मिल जाता है, जिस पर क्लिक करते ही आप उससे रिलेटेड किसी भी वेब पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो वो चीज अगर आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, और वो अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंकर टैग का यूज करना होता है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ए और टैब प्रेस करना है और यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो ब्लू ब्लू कलर से यहाँ पर शो होगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ गो टू होम और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने पेज पर और इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें गो टू होम दिख रहा है और ये बिल्कुल गूगल की तरह दिख रहा है। गूगल पर भी इसी टाइप से कुछ ब्लू ब्लू कलर का टेक्स्ट दिखता है, जिस पर क्लिक करके हम दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अभी के लिए अगर इस पर क्लिक करूंगा तो अभी कुछ भी नहीं होगा, देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जस्ट इसी पेज पर हूँ। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई सा भी जो एड्रेस है वो डिफाइन नहीं किया है। एड्रेस बोले तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हमें पहुंचाना कहाँ पर है हमारे यूजर को, जैसे ही इस पर क्लिक करे। तो उसके लिए यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं जस्ट अपने यूट्यूब चैनल की जो लिंक है उसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर href में इसे पेस्ट कर देता हूँ। एक बात और, यहाँ पर हम अपना जो VS कोड है उसका यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो एमिट का फीचर है मिल रहा है। आपके केस में हो सकता है कि अगर आप नोटपैड वगैरह यूज कर रहे हो तो href वगैरह आपको देखने को ना मिले, तो स्पेलिंग थोड़ी ध्यान से इंटर करना, नहीं तो यहाँ पर आपका काम नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर मैं गो होम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट हो जाऊंगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। अभी के लिए बैक हो चुका हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसी टैब में जो मेरा दूसरा वाला पेज है वो ओपन हो रहा है। तो हम ये चीज नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जैसे इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर दूसरे टैब में हमारा जो लिंक है वो ओपन हो। तो वो भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा टारगेट इज इक्वल टू मेन आर्ग्यूमेंट देने के बाद में स्टेटस से यहाँ पर मैं दे दूंगा टारगेट इज इक्वल टू मेन। अब जैसे यहाँ पर यूजर गो टू होम पर क्लिक करेगा तो न्यू टैब में हमारी जो लिंक है वो ओपन होगी, इस टैब में ओपन नहीं होगी। जितना भी ट्राई करना हो कर सकते हो। देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और न्यू टैब में हमारा जो ये पेज है वो ओपन हुआ है। अब इसके अलावा बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनका कि हम यूज करते हैं हमारी वेबसाइट में। लेटेस्ट से यहाँ पर अगर हमें इमेज ऐड करना हो तो उसके लिए भी अलग टैग होता है, वीडियो ऐड करना हो तो उसके लिए भी अलग टैग होता है, हमें अगर यहाँ पर ऑडियो ऐड करना है तो उसके लिए भी अलग से टैग होता है। लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर किसी एक इमेज को ऐड करने की कोशिश करूँ तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं इमेज टैग का यूज कर सकता हूँ। मैंने लिखा img और टैब प्रेस करूंगा तो हमारा जो इमेज टैग है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इमेज टैग का भी जो क्लोजिंग टैग है वो नहीं होता है। अब यहाँ पर भी हमें 2 आर्ग्यूमेंट देने होंगे, जिसमें कि पहला होगा हमारा src और दूसरा होगा हमारा alt। अभी दोनों क्या काम में आते हैं, तो src में हमें देना पड़ता है हमारे इमेज का URL। लेटेस्ट से अगर मैं गूगल पर जाऊं और मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, लेटेस्ट से डिजेंगो वन शॉट इन हिंदी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो शो हो चुकी है। इसी इमेज को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, लेकिन किस टाइप से, थोड़ा नए तरीके से। लेटेस्ट से ये इमेज मुझे शो हो रही है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और इसका जो पाथ है उसे कॉपी कर लूंगा। लेटेस्ट से कॉपी लिंक एड्रेस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आया और src में इसे पेस्ट कर दिया।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो हमारे पेज पर शो हो चुकी है और देख सकते हो कोई भी एरर वगैरह हमें थ्रो नहीं हुआ है। हाँ, जो हमारी इमेज है उसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमारी इमेज का साइज़ है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं हाइट असाइन कर देता हूँ, लेटेस्ट से 500 पिक्सल। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। लेटेस्ट से मैंने 500 पिक्सल किया तो हमारी जो इमेज का साइज़ है वो छोटा हो चुका है। अब यहाँ पर आप बोलोगे वो सब तो ठीक है भाई कि यहाँ पर हमने गूगल वगैरह से या फिर किसी एक वेबसाइट से हमारी इमेज को रेंडर कर लिया। अब अगर हमारे सिस्टम में कोई इमेज है तो उसे कैसे रेंडर करें? क्योंकि उसका तो ऐसा कोई पाथ नहीं है ना कि हम यहाँ पर असाइन कर दें। देखो पाथ तो है, बस आपको देना नहीं आता है। तो पाथ किसे देना है? वो सिखाने के लिए मैं हूँ ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इस फ़ोल्डर में किसी एक इमेज को पेस्ट कर दूँगा और उसका जो पाथ है वो यहाँ पर एंटर कर दूँगा हमारे एसआरसी में। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक image.png नाम की जो इमेज है उसे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम उसे रेंडर करना सीखेंगे हमारे इस एचटीएमएल पेज पर। तो यहाँ पर एसआरसी में मैं इस इमेज का जो पाथ है वो एंटर कर दूँगा लेटेस्ट से image.png और टैब प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर कोई फ़ोल्डर में हमारी इमेज होती तो हमें उस फ़ोल्डर का नाम /image.png इस टाइप से हमारा जो पाथ है वो देना पड़ता। अब यहाँ पर अगर आपको ये समझ नहीं आया कि हमारी इमेज किस टाइप से लोड हो रही है और इसका पाथ किस टाइप से आ रहा है, तो आपको पाथ को थोड़ा-सा स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर नहीं भी करोगे तो डोंट वरी, आप इस टाइप से हमारी इमेज को नॉर्मली रख के उसे यहाँ पर रेंडर करवा सकते हो। अब देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर रेंडर हो चुकी है और हमारा जो टेक्स्ट वगैरह है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से देखने को हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एएलटी टैग बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ था, इसका क्या मतलब है? तो देखो जब भी कभी हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो ऐसे केस में हो सकता है कि जो इमेज है वो प्रॉपर्ली लोड ना हो या फिर हमारा जो डाटा कनेक्शन है वो थोड़ा-सा स्लो हो, इसलिए हमारी जो इमेज है वो लोड ना हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो एएलटी है, उसे यहाँ पर एज़ एन आर्गुमेंट असाइन कर देते हैं। तो ये क्या करता है हमारे यूज़र को उस टाइम पर जब इमेज लोड नहीं होगी, तो यहाँ पर उसे कुछ टेक्स्ट वगैरह शो करवाएगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज। अब यहाँ पर इमेज लिखने के बाद में अगर मैं अपने पेज को विज़िट करूँगा, तो अभी के केस में हमारा जो इमेज हमने लिखा था, वो शो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमारी जो इमेज है, उसका पाथ वगैरह में कुछ गड़बड़ होगी और हमारी जो इमेज है वो लोड नहीं होगी, तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको इमेज का जो आइकन है, वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर साइड में आप जो भी साइन करोगे अल्ट में, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए हमने इमेज लिखा था, तो यहाँ पर हमें इमेज दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं हेलो हाय कुछ भी लिख दूँगा, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। मैंने लिखा हेलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें हेलो देखने को मिल चुका है। और जैसे ही हमारी जो इमेज है वो लोड हो जाएगी, तो ऐसे केस में यहाँ पर हेलो वगैरह हमें जो भी है वो देखने को नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा। तो यही फ़ायदा होता है यहाँ पर हमारे अल्ट आर्ग्यूमेंट का। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप बटन वगैरह बना सकते हो। हम यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस टाइप से बटन बना सकते हैं। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूँगा बीटीएन, टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारा बटन टैग आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो मैं कुछ भी असाइन कर सकता हूँ। एक बात और यहाँ पर अगर आप चाहो तो बटन टैग के अंदर आप एंकर टैग भी रख सकते हो। कई बार मैं इसे रखना पसंद करता हूँ और जैसे ही हमारा यूज़र किसी बटन पे क्लिक करता है, तो इस केस में हमारा एंकर टैग ही ट्रिगर होता है। लेटेस्ट से मैं काम करता हूँ, हमारा जो एंकर टैग था, उसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इस बटन टैग के अंदर। तो ये दिखेगा तो एक बटन की तरह, लेकिन ये काम करेगा हमारे एंकर टैग की तरह। लेटेस्ट से मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका है। अब इसी के अलावा भी बहुत सारे टैग्स होते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर कहीं पर लाइन चाहिए हो, तो ऐसे केस में यहाँ पर मैं एचआर टैग का यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है। इसी टाइप से यहाँ पर आपके एलिमेंट्स के हिसाब से अलग-अलग टैग्स होते हैं जिनका कि आप अलग-अलग कंडीशंस में यूज़ करते हो। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने यहाँ पर हमारे एचटीएमएल में जो बेसिक टैग्स होते हैं उनके बारे में बात की है और डोंट वरी नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा हमारे जो सीएसएस है उसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।